Good morning. Today we are going to discuss about the problem solving method. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है ये क्या सा मेथड है विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स फॉर सीइंग आइडेंटिफाइंग और एनालाइजिंग द प्रॉब्लम and solving it on the basis of their previous knowledge enriched with present means and the new techniques, adopting a systematic scientific approach to arrive at some conclusion and utilizing that conclusion or which we can say generalization in the future for solving similar type of the problem. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वो मेथड हुआ जहाँ पे बच्चा और लर्नर क्या कर रहा है, वो कोई भी प्रॉब्लम जो उसको मिल रही है उस प्रॉब्लम को सेंस कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है और अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे प्रेजेंट मीन्स टूल्स टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच रहा है, एक कंक्लूजन पे अराइव हो रहा है, जनरलाइजेशन मेड कर रहा है और उन्हीं जनरलाइजेशन को फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज कर सकता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है ये क्या है, ये लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू सो एज एन इम्यूनिकेट that problem solving and providing ability to a learner to solve a problem. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लर्निंग में डेवलप करता है और दिस मेथड इज़ कॉमनली कॉल्ड एज, इसको साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंस जो है इट्स लर्निंग ऑफ साइंस इज़ नॉट मियरली एक्विजिशन ऑफ द साइंटिफिक, सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट को जानना ही हमारा पर्पज़ नहीं है साइंस लर्निंग का, but science learning of the science develop learner among learner the mastery of product and processes of the science के product और processes पे learner की mastery करवाना, ये इस method का purpose है और students को enable करना कि they can confront any प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय देम इन देयर लाइफ और उनको एनेबल करना कि जो भी कन्फर्म प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में आने वाले फ्यूचर में प्रेजेंट लाइफ में तो उनको वो प्रॉपर्ली सॉल्व कर सके। तो दस पर्पस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का है वो एबिलिटी डेवलप करना है लर्नर्स में टू डेवलप एबिलिटी अमंग देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम बीइंग कन्फ्रंटेड बाय देम इन देयर लाइफ। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लर्न में डेवलप करना इज़ अ पर्पस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो देखो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की दी है। तो सबसे पहले जो है वी विल डिस्कस अबाउट द जेम्स रॉस। तो जेम्स रॉस के अकॉर्डिंग क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग, या जिसको हम साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अकॉर्डिंग टू हिम इज़ एन एजुकेशनल डिवाइस whereby teachers and the students attempt in conscious planned purposeful manner to arrive at solution to some educationally significant difficulties। तो educational significant difficulties के solution तक पहुंचने के लिए जब टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही उस एक्टिविटी पे पर्पसफुल मैनर में उसको प्लान करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एजुकेशनल डिवाइस जिसको इन्होंने नाम दिया है एजुकेशन डिवाइस बाय बाय टीचर एंड द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट in conscious planned purposeful manner to arrive at solution of some educationally significant problems। और वहीं अगर हम बात करते हैं दैट इज़ टी.एम. रिस्क की, तो उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बी डिफाइंड एज अ प्लान्ड अटैक अपॉन डिफ़िकल्टी फॉर पर्पस ऑफ फाइंडिंग अ सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन। तो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए उसने एक प्लान मैनर में उसको सॉल्व करने की जो कोशिश है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो उस तरह से अगर हम बात करते हैं स्टीवेंसन की, तो स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग क्या है, स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग है इट इज़ बेटर टू ट्रेवल होपफुली
देन टू अराइव। और वहीं हेमोंड कैरिस के अकॉर्डिंग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग रेफर इट इज़ अ टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजन दैट लर्नर वांट टू मेक द नेचर ऑफ विच he or she is able to understand but for which at that particular time he has no solution। तो मतलब सेम टाइम में किसी भी प्रॉब्लम का आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है बट यू आर जस्ट व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, मतलब आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसके नेचर को अंडरस्टैंड कर रहे हो और कुछ डिसीजन मेंटेन कर रहे हो कि आपको किस तरह से पर्पसफुली और किस प्लानिंग के साथ जो है आप उस तक पहुंच सकते हो, उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो जिसका अभी तक आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ। और अगर हम यहीं पे बात करते हैं तो एक प्लान्ड अटैक है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का, और ये इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स द रिफ्लेक्टिव thinking for purpose of arriving at rational conclusion relevant to the प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ, प्रॉब्लम से रेलिवेंट एक लॉजिकल एक रैशनल सॉल्यूशन तक पहुंचना, और जो है और जो कि इन्वॉल्व करता है एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये एक प्रोसेस है किसी प्रॉब्लम को रेज करने का माइंड में स्टूडेंट के, और उनको स्टिमुलेट करने का, उनको मोटिवेट करने का कि वो पर्पसफुली अपनी जो भी थिंकिंग है उसको रिफ्लेक्ट करे और एक रैशनल सॉल्यूशन तक जो है पहुंच सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इट इज़ नथिंग बट ये है कि व्हेन एवर अ प्रॉब्लम इज़ गिवन टू अ लर्नर ही जस्ट सेंस इट और इम्प्लीमेंटिंग द वे एंड मीन टू सॉल्व इट, और जो भी कंक्लूजन तक वो पहुंच रहा है उस कंक्लूजन को वो फिर आगे आने वाली सिमिलर प्रॉब्लम में भी उसको यूटिलाइज कर सके, तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हुआ। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारे ये जो मेथड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें सबसे पहले है सेंसिंग द प्रॉब्लम। तो ये है इसका सेंसिंग द प्रॉब्लम के साथ से डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सेकंड वन इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एंड देन थर्ड वन जो है हमारा वो है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, कलेक्टिंग द डाटा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, interpretation of the data, selecting and testing most likely hypothesis, और उसके साथ साथ है drawing conclusion and making generalization, और लास्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ जनरलाइजेशन टू द न्यू सिचुएशन। तो ये सिंपली सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे सेंसिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, दूसरा है हमारे पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, तीसरा है एनालिसिस और एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के साथ है कलेक्शन ऑफ द डाटा, उसके बाद है टेस्टिंग एंड सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, और उसके साथ साथ जो है हमारा आगे जो होगा इसका टू ड्रॉ कंक्लूजन या मेड जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन ऑफ द जनरलाइजेशंस। तो हैव अ लुक ऑन वन ईच एंड एवरी स्टेप्स वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें आ जाता है हमारे पास दैट इज सेंसिंग द प्रॉब्लम। सेंसिंग द प्रॉब्लम, सेंसिंग द प्रॉब्लम में इसमें क्या है कि टीचर शुड प्रोवाइड सच सिचुएशन टू द स्टूडेंट्स विच मे sense or identify the problem. For this, teacher should ask a reasoning based question that may help the students to sensing the problem. मतलब यहाँ पे क्या है कि जो टीचर है वो बच्चों को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन प्रोवाइड करेगा, या कोई डेमोस्ट्रेशन भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लमेटिक जो भी या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी उनको इम्पोज कर सकता है, ताकि बच्चे को फील हो, वो आइडेंटिफाई कर सके, सेंस कर सके उस प्रॉब्लम को। जस्ट लाइक सपोज द टीचर डेमोस्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द वाटर बॉयल एट लो टेम्परेचर अंडर लो प्रेशर एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम, पर वो डायरेक्टली उसको नहीं दे रहा है कि वाटर बॉयल एट लो टेम्परेचर अंडर लो प्रेशर, बट क्या है फॉर टेकिंग दिस
इसके लिए टीचर क्या कर रहा है, ही जस्ट टेकिंग अ half filled flask of water and boil it over the flame. After boiling the flame, after boiling the water, flame is removed and what? And fit a cork on the flask and inverted it and poured some cold water on the flask from the bottom of water. The water began to boil again when cold water is poured on the water of inverted flask. The student observe the process and sense a problem and finding out the reason what they have observed. सीधी सी बात है यहाँ पे यह है कि सपोज यहाँ पे जैसे मैंने बात करी कि टीचर क्वेश्चन भी आस्क कर सकता है, कोई एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन भी उनके प्रेजेंस इनके सामने जो है वो कर सकता है. अब टीचर ने कोई भी जैसे बॉइलिंग वाटर की हमने यहाँ पे बात की कि फ्लास्क लिया, फ्लास्क में पानी डाला, उसको बॉईल किया, तो बॉईल जब हो गया तो फ्लेम को रिमूव कर देता है. तो रिमूव जब फ्लेम को कर दिया उसके बाद जो फ्लास्क है उसको कॉक के साथ फिट कर देते हैं. फिट करने के बाद जब इन्वर्ट करके उस फ्लास्क के बॉटम में से पानी वो डालता है तो देन व्हाट विल स्टूडेंट ऑब्जर्व. स्टूडेंट ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोल्ड वाटर बॉटम ऑफ फ्लास्क में डालने के बावजूद भी अंदर जो फ्लास्क में पानी है इट रिमेन बॉइलिंग. ये प्रॉब्लम है. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों पानी जो है अंदर जो उसके पड़ा है वो बॉयल हो रहा है. तो व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये तो सेंस कर सकते हैं, दे कैन सेंस कि ये जो एक्सक्लूसिवली किसके साथ रिलेटेड है, हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट. तो सेंस होगी, प्रॉब्लम को उन्होंने सेंस कर लिया, देन दे हैव टू डिफाइनिंग. नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इन वेरी क्लियर, इन वेरी दैट अप्रोप्रिएट और कंसाइज वे में. बहुत ही क्लियर, कंसाइज और डेफिनेट और क्लियर लैंग्वेज में जो है डेफिनेशन को डिफाइन करना. एंड टीचर कैन ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स इन स्टेटिंग द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे, वाई डिड वाटर बॉयल इन अ फ्लास्क व्हेन कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर द इन्वर्टेड फ्लास्क. इन्वर्टेड फ्लास्क के ऊपर अगर ठंडा पानी डालते हैं तो उसके अंदर का जो गर्म पानी हो क्यों गर्म होता है. तो दिस इज़, ये स्टेट हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया, डेफिनेशन और डिफाइन कर लिया यहाँ पे प्रॉब्लम को वेरी क्लियर लैंग्वेज में, कंसाइज और डेफिनेट लैंग्वेज में. अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, डिफाइनिंग के बाद नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग. अब आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स विल फाइंड आउट द की वर्ड्स फॉर द प्रॉब्लम which will provide them clue to for the study of the problem. और वो क्या है कि and they analyze the problem which give clue to find out information regarding the problem. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या था, कीवर्ड फाइंड आउट करना. एंड जब आप डीपली किसी चीज़ को एनालाइज करते हो तो वहाँ से आपको कीवर्ड मिल रहा है, तो उस कीवर्ड क्या हो गया यहाँ पे, और कीवर्ड ही एक वे है हमें टू अराइव एट अ सोल्यूशन. तो यहाँ पे कीवर्ड है बॉइलिंग ऑफ द वाटर. तो कीवर्ड तो क्या होगा ना, जो भी कीवर्ड है क्लू आपको मिल गया और यही हेल्प करेगा हमें टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द, एंड दे विल गेट द वर्ड, दे गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर. तो ये है एनालाइजिंग. एनालाइजिंग में क्या करना है, जस्ट टू एनालाइज द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट अ कीवर्ड, और उसी कीवर्ड की हेल्प से जो है हम क्या करेंगे, फिर वी विल गेट द इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द कीवर्ड, एंड यही कीवर्ड जो है हमें हमारे सॉल्यूशन की तरफ जो ले जाएगा. एंड देन आफ्टर जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारे पास, दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस. अब नाउ तो यहाँ पे जब एनालाइज कर लिया तो नेक्स्ट आफ्टर कलेक्शन और आफ्टर एनालाइजिंग दैट एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम के बाद जो है यहाँ पे क्या होगा, हाइपोथेसिस आर टू बी फॉर्मुलेटेड. हाइपोथेसिस जो है फॉर्मुलेट की जाएंगी, ठीक है. तो जो भी हाइपोथेसिस हैं दे कैन बी फॉर्मुलेटेड इन दी फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म में भी कर सकते हैं हम. बहुत सारी हाइपोथेसिस नथिंग बट इट इज़ द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये टेंटेटिव सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम का. तो दे में बी इन अ क्वेश्चन हाइपोथेसिस, क्वेश्चन फॉर्म में हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं. जस्ट लाइक वाटर विल ऑल्सो बॉयल
when flask is not inverted. Secondly, water will also boil when water is not boiled but warmed only, or water will boil when hot water is poured over the inverted flask containing the cold water, or when cold water is poured over an inverted flask containing boiled water. तो इस तरह के कुछ एक हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे फॉर्मुलेशन हो गई उनकी। ये कुछ मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा अब ना, द आफ्टर फॉर्मुलेशन और आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, अब क्या होगा, स्टूडेंट्स दे विल collect the relevant information, that is the data from the different sources, so that they can arrive at a particular problems solution of that very problem. तो इस तरह से जो है बहुत सारे यहाँ पे टीचर शुड गाइड द स्टूडेंट्स टू what, to make advice, whether they are from which sources they must collect the informations. They can make use of the skills, techniques, devices, यूज़ कर किस तरह के यूज़ कर सकते हैं वो. दे कैन यूज़ द मॉडल्स, पिक्चर्स, टेक्स्ट बुक, चार्ट एट्सेट्रा. फील्ड ट्रिप्स है, कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के लिए डिफरेंट जो भी वेज, टूल्स, टेक्निक्स जो है टीचर्स लर्नर्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है. और दैट प्रोवाइड्स बेस फॉर थिंकिंग आउट द वेरियस पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो ये एक्सक्लूसिवली ये था हमारा क्या, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के बाद हमने यहाँ पे बात की, दैट इज़ व्हाट, कलेक्शन ऑफ द डाटा कलेक्शन की हमने यहाँ पे अब बात की. अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइपोथेसिस भी है, हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया है. डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, दैट इज़ सिलेक्टिंग और इंटरप्रिटेशन की हम बात करते हैं. डाटा वुड बी इंटरप्रेटेड. डाटा इंटरप्रिटेशन में स्टेप हो जाएगा हमारा सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग द मोस्ट लाइकली हाइपोथेसिस. तो इसमें हाइपोथेसिस जो हैं वन बाय वन दे विल बी इवैल्यूएटेड इन टर्म ऑफ reliability, validity, objectivity with the help of experimentation, verification and observation. And most appropriate or most show मतलब ऐसी hypothesis which is supporting our data को support करने वाली जो hypothesis है, most reliable hypothesis है, that will be selected. एंड अदर जो भी हाइपोथेसिस हैं जो डाटा को सपोर्ट नहीं करती हैं उनको क्या हो जाएगा, दे विल बी रिजेक्टेड. ठीक है, तो इस तरह से, बट क्या, किसके बेसिस पे, वही इन्वर्टेड, वही एक्सपेरिमेंटेशंस. व्हेनेवर कोल्ड वाटर जो है पोर करते हैं इन्वर्टेड फ्लास्क के ऊपर, तो वाटर जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है ना. तो ये क्या, ये कंडीशन सभी ही हाइपोथेसिस जो बनाई हैं उनमें इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर क्या करना है, उस पर हमने जो है वो अपना मतलब उनका टेस्टिंग करनी है यहाँ पे हाइपोथेसिस की. तो हाइपोथेसिस वन बाय वन मतलब वो सिलेक्ट करनी है हाइपोथेसिस जो हमारे पूरे के पूरे डाटा को क्या कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है. एंड द हाइपोथेसिस विच आर नॉट सपोर्टिंग आवर दैट डाटा, वो क्या हो जाएगी, वो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. और जो भी, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास, दैट इज़ ड्राइंग कंक्लूजन एंड द मेक जनरलाइजेशन. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि अब जो है इसके बाद जो भी एक सिलेक्ट हो गई, जिस भी हाइपोथेसिस ने डाटा को सपोर्ट किया वो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगेन क्या होगा, जो हाइपोथेसिस है उसको अगेन जो है वो टेस्ट किया जाएगा. नाउ द डिस्कशन विल बी मेड, वाई, क्यों हुआ, क्यों जो है क्या मतलब रीज़न क्यों हुआ कि पानी जो है वो गर्म, ठंडा पानी फेंकने के बावजूद भी अंदर का पानी जो है वो क्यों गर्म हुआ. तो रीज़न क्या था इसमें, इट इज़ रिलेटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और लेकिन अब अगर क्या होता है, एज वी नो दैट कि वाटर जो है, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि जो पानी है वो जल्दी मतलब उसकी बॉइलिंग पे इम्पेक्ट होता है प्रेशर और टेम्परेचर का. अगर हम क्या कर रहे हैं, इफ़ वी आर रिड्यूसिंग द प्रेशर मीन्स
अगर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, लो टेम्परेचर पे ही पानी बॉयल हो जाएगा भाई। तो इस तरह से ईच एंड एवरी वन विल मेक अ डिस्कशन, गिव देयर ओन आइडियाज़, और जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्कशन होगा, है ना, तो उसको हम कंक्लूड कर लेंगे। कंक्लूज़न जो है इस तरह से मीन्स जो भी अप्रोप्रिएट कंक्लूज़न, अप्रोप्रिएट जो भी आइडिया होगा तो उस दैट विल बी सिलेक्टेड and inferences would be made on the basis of that generalizations. Generalization are made on the basis of that discussions. तो इस तरह से हो गया। एंड जो भी जनरलाइज आइडिया आ गया हमारा, जनरलाइज आइडिया क्या आया, वही आया कि जो भी व्हेनेवर एट अ लो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा लो होगा तो वाटर जो है वो हमारा लो टेम्परेचर पे ही जो है वो बॉयल हो जाएगा। और लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा हाई होगा तो इट विल रिक्वायर हाई टेम्परेचर टू बॉयल द वाटर। तो दिस इज़ द रीज़न। तो इस तरह से ये बन गया। एंड देन अगर नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ द जनरलाइजेशन टू द न्यू सिचुएशन। जो भी जनरलाइज्ड आइडिया हमारे पास आ गया, वी कैन इम्प्लीमेंट, वी कैन अप्लाई दैट जनरलाइज्ड आइडिया टू द सिमिलर टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स टू बी इन्वॉल्व इन दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड और साइंटिफिक मैथड की, जिसमें हमने बात की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें सबसे पहले ये था सेंसिंग द प्रॉब्लम, हम एक प्रॉब्लमेटिक और जम्बल्ड फॉर्म में, पजल्ड फॉर्म में, या कोई भी रीज़न बेस्ड क्वेश्चन या कोई डिमोन्स्ट्रेशन एट्सेट्रा जो है वो टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू पोज अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द लर्नर्स। जब उन्होंने प्रॉब्लम जो है सेंस कर ली, देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। देन स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू डिफाइन दैट प्रॉब्लम इन कंसाइज, क्लियर एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। और डेफिनेशंस के बाद नेक्स्ट होगा उसका दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द की वर्ड of that problem by analyzing the problem। प्रॉब्लम को एनालिसिस जब वो करेंगे तो कीवर्ड फाइंड आउट करना है, क्लू, एक हिंट फाइंड आउट करना है कि क्या किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है, क्या इसका एप्रोप्रिएट सोल्यूशन हो सकता है। एंड देन दे विल बी फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, टेंटेटिव सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो सकती हैं। और हाइपोथेसिस के लिए जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा तो क्या हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। देन द लर्नर्स दे विल कलेक्ट द डाटा इन दिस कंटेक्स्ट, दे विल गेट द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग हाउ बॉइलिंग पॉइंट्स, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ pressure and temperature on the boiling of the liquids, etc., and what are the different that factors which influencing the boiling of water। तो ये डाटा कलेक्ट करने के बाद हर एक जो भी डाटा होगा, डाटा की इंटरप्रिटेशन होगी, और जिसमें वन बाय वन ईच हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट किया जाएगा। और जो भी हाइपोथेसिस इंटायर डाटा को हमारा सपोर्ट करती है, दैट वुड बी सिलेक्टेड एंड उसकी अगेन टू फाइंड आउट इट्स रिलायबिलिटी, इट्स वैलिडिटी, इट्स ऑब्जेक्टिविटी, इट विल बी अगेन टेस्टेड। स्टूडेंट्स टेस्टिंग करने के बाद जो है स्टूडेंट्स दे होल्ड मतलब अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे दे विल डिस्कशंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दे विल अराइव एट अ कंक्लूजन, और देन एक जनरलाइजेशन विल बी मेड एंड generalized idea would be implemented to solve the problem in future life too। तो इस तरह से this is all about the steps to be involved in प्रॉब्लम सॉल्विंग और साइंटिफिक मैथड्स। ना इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसके मेरिट्स। अगर मेरिट्स की हम बात करते हैं तो दिस मैथड के बहुत सारे मेरिट्स हैं। तो यहाँ पे तो क्या है, चिल्ड्रन दे गेट ट्रेनिंग इन आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एक्चुअल लाइफ सिचुएशन। तो एक्चुअल लाइफ सिचुएशंस में अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, इसकी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को मिलती है। और दिस मैथड, ये मैथड बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं लर्नर्स में इनकलकेट करता है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड उनमें डेवलप करता है, और उनमें कीन ऑब्जर्वेशन डेवलप करता है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एट्सेट्रा ये इसमें डेवलप होती है। हेल्प्स इन डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग अमंग द स्टूडेंट्स। और a power of that critical judgment, as the students they think a lot, they arrive at a correct conclusion and correct solution of the problem through the practice। और इसके साथ साथ ये जो है मेथड ये हेल्पफुल होता है इन मेकिंग द स्टूडेंट्स रिसोर्सफुल एंड सेल्फ रिलायंट। बच्चा यहाँ पे रिसोर्सफुल भी बनता है, सेल्फ रिलायंट भी बनता है, वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेंडेंसी उसमें डेवलप होती है।
और इसके साथ साथ ये लर्नर्स को अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटीज़। और वाइल डिस्कशंस दे आर गोइंग ऑन, तो इससे एक एनकरेजमेंट, स्पीकिंग टेंडेंसी, कॉन्फिडेंस लेवल ये लर्नर्स में डेवलप होता है। एंड इसके साथ साथ स्टूडेंट्स दे गेट ट्रेनिंग इन कॉपरेशन एंड फेलो फीलिंग, कॉपरेशन की भावना उनमें आती है और इट इनकलकेट द हैबिट ऑफ ओपन माइंडनेस एंड द टॉलरेंस। ओपन माइंडनेस, पॉजिटिव आउटलुक, कीन ऑब्जर्वेशन और टॉलरेंस की कैपेसिटी इसमें लर्नर्स में आती है। और उसके साथ साथ ये जो मेथड है ये इट इज़ बेस्ड ऑन द लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन। तो ये साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और कंक्रीट सिचुएशंस मेक अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे ये टीचर और टॉट का रिलेशनशिप भी स्ट्रेंथन होता है। टीचर एक्ट एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड हियर, और द स्टूडेंट्स दे गेट वैल्यूएबल सोशल एक्सप्रेशन, उनको सोशल एक्सप्रेशन का अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेरिट ऑफ दिस मैथड। बट मेरिट के साथ साथ कुछ एक डिमेरिट्स भी होते हैं। तो डिमेरिट्स भी बहुत सारे डिमेरिट्स इस मैथड के भी हैं, जिस लाइक ये जो मैथड है इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ टीचर to organize the content of science according to the need, capabilities and the interest of every learner. It is not too easy, and I think this method is highly time consuming. Entire syllabus cannot be completed through this method. Or moreover, I think this method is not proper for immature students because they cannot follow and relevant material of the science properly. Understanding capacity बहुत मतलब ये deep अंडरस्टैंडिंग, एक इंसाइट, कीन ऑब्जर्वेशन, ये होना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये कैपेबिलिटी होना लर्नर में बहुत ज़रूरी है, तभी इस मैथड को यूज़ कर सकते हैं। और मोर ओवर इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द लोअर क्लासेस। लोअर क्लासेस के बच्चों का एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जो हम बात करते हैं वो तो उनमें डेवलप ही नहीं हुई होती है, तो वहाँ पे उसको ये हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और मोर ओवर ये जो है टेक्स्ट बुक्स एंड द रिटन मटेरियल इस लाइन में में नहीं बने हुए हैं, अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर। तो और बर्डन भी है ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर, एंड टीचर हैव टू प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट गाइडेंस टू द लर्नर और हेल्प देम इन मेकिंग और इन सेंसिंग द प्रॉब्लम वेरी एप्रोप्रिएट वे। और ये भी देखना कि वो प्रॉपर वे में उन्होंने जो भी सिलेक्ट किया है, उन्होंने टेंटेटिव जो भी सोल्यूशन उसका वो अप्रोप्रिएट भी है या नहीं है, इस सारा का सारा टीचर के पार्ट में थोड़ा बर्डन है। और देयर इज़ और इट नीड द हाईली ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स हु कैन पुट दिस मैथड इनटू द प्रैक्टिस। तो एक्सपीरियंस्ड, कॉम्पिटेंट, ट्रेन्ड टीचर होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द that is problem solving method or which is commonly called as a scientific method, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ये ऐसा मेथड है जहाँ पे लर्नर इज़ प्रोवाइडेड opportunity to solve a problem by their own by making use of their previous knowledge, implementing the present way and means that they have so that they can solve a problem that they are facing, and made generalizations and can use that generalized idea in future too if they are having the similar problem। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइंटिफिक मैथड विच